हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनआईयूएस 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 आपका इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आपको पढ़ाएंगी सब्जेक्ट की टीचर जिनका नाम है वरिंदर कौर मैम। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझो। अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को समझते हैं, आप बाकी की क्लासेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन आप इजिली एनआईयूएस के एग्जाम को पास कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत आसान है एनआईयूएस के एग्जाम को पास करना अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस लेनी है तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर पे जाएं, कौशल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें एंड वहां से सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। माय नेम इज वरिंदर कौर और आज के इस वीडियो लेसन में हम करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है एस्टैब्लिश ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के शासन के बारे में आज का हमारा ये चैप्टर रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में अंग्रेज आए, किस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और किस तरह से उन्होंने इतने सालों तक भारत के अंदर राज किया। उसी के ऊपर ये सारा का सारा आपका चैप्टर बेस्ड है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसे कि यह है बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो ये पढ़ने से पहले जैसे कि हम लोग लास्ट चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे थे, तो जब हम डायनेस्टीज वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि डायनेस्टीज के लोग जो थे वो व्यापार करते थे। तो व्यापार जो करते थे वो यूरोप कंट्रीज के साथ भी करते थे, यूरोपियन के साथ संबंध थे। हमने उसमें ये भी देखा था कि किस तरह से यूरोपियन लोग जो थे वो भारत में सिक्के लेकर आए थे। भारत के लोगों को सिक्कों का नहीं पता था, तो सिक्के, स्टाम्प, ये सब भारत को यूरोपियन कंट्रीज की ही देन थी, यानी कि उनके साथ उनके युद्ध भी होते रहते थे और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पे व्यापार करने भी भारत में जरूर आते थे। तो यूरोप कंट्रीज और एशिया कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन काफी सालों से जो थे, तो इसको देखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश के जो लोग थे वो भारत में आए और उन्होंने भारत के अंदर अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। अब बिगिनिंग कैसे हुई? बिगिनिंग हुई द केम इन द इंडिया फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस। ये लोग भारत में आए बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए, एंड एस्टैब्लिश देयर एम्पायर। और फिर इन्होंने जब देखा कि भारत के अंदर तो रिसोर्सेज जो है वो भरे हुए हैं, भारत के अंदर तो ऐसी सी चीजें हैं जिनको हम बेचकर और काफी पैसा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ देखा कि भारत के बेचारे लोग भोले भाले अनपढ़ लोग थे, इन्हें अच्छी तरह से पागल भी बनाया जा सकता है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपने जीनियस माइंड, ब्रिलियंट माइंड के साथ लोगों को पागल बनाना, यानी राजपूत थे चाहे वो मुगल थे, उनको अपनी टेक्निक्स के द्वारा इन लोगों ने पागल बनाना शुरू किया और इस तरह से इन लोगों ने भारत के अंदर अपना एम्पायर जमाया और साथ ही साथ भारत की हर कीमती चीज को इन लोगों ने अपने ब्रिटिश रूल के अंडर ले लिया और ब्रिटिश रूल के अंडर लेकर उनके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। तो द कंपनी गेन फुटिंग इन द 1600 सेंचुरी एंड एस्टैब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग जो है 1600 सदी में भारत में आए और इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की। In 1620, East India Company got successful to get enter permission from the जहांगीर। तो उस समय में मुगल बादशाह जहांगीर था, तो जिसकी परमिशन इन लोगों ने ली, इन्होंने फरमान भेजा कि हमें भारत के अंदर आने दिया जाए और साथ ही साथ हमें जो है भारत के अंदर व्यापार करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसकी हमें परमिशन दी जाए। तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी। तो ये पश्चिम बंगाल के रास्ते से, यानी बंगाल के नवाबों के साथ जो है इन दिनों ने मेलजोल करने के बाद फिर इन्होंने भारत में एंटर किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने एम्पायर का एक्सपेंशन इन लोगों ने बहुत आसानी से, बहुत चालाकी से इन लोगों ने भारत के अंदर अपना एम्पायर जमाया। अब देखते हैं कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो सूरत में किया था, यानी कि गुजरात का जो सूरत है वहां पर इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था। जो पहला प्रमुख केंद्र था वो सूरत था। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया। भारत के अंदर एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल क्या था? बाय द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, टू यूरोपियन ट्रेड कंपनीज, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपीटिंग फॉर द इंडियन रिसोर्सेज। जब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई तो फ्रेंच जो लोग थे, यानी कि जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने भी देखा कि भारत के अंदर जाएं और भारत के अंदर अपना कब्जा जमाएं। तो ये दोनों ब्रिटिश रूल वाले यूरोपियन कंट्री और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया, जिसे कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कहा गया। इन दोनों के बीच में ये जो संघर्ष शुरू हुआ, तो ये जो संघर्ष है, इट वाज नेसेसरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू एलिमिनेट द फ्रेंच रीजन। तो अगर
ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच लोगों के साथ यानी फ्रांसीसी लोगों के साथ ना लड़ाई करती तो फ्रांसीसी भी भारत में आ जाते और वो भी अपना दबदबा यहाँ पर जमाने लग जाते। तो उससे क्या होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ जो है वो कमजोर हो जाती। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया, उनके साथ संघर्ष शुरू कर दिया। तो जो है 3 जो इनके अंदर वॉर्स हुई थी, तो ये एंग्लो फ्रेंच रेवलरी टेकिंग द 3 कैनेटिक वॉर, यानी एंग्लो फ्रेंच जो स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसी लोगों के बीच में, ये 3 बार युद्ध हुआ और इन तीनों युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। क्योंकि जब तक ये एक दूसरे को हराएंगे नहीं तो ये इंडिया के अंदर जो है अपना पकड़ नहीं बना पाएंगे, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो था वो हुआ था अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसी के बीच में। ये दोनों संघर्ष कर रहे थे भारत के अंदर अपना एम्पायर स्थापित करने के लिए। अंग्रेज ऑलरेडी भारत में आ चुके थे क्योंकि यूरोपियन लोगों के साथ पहले से ही भारत का तालमेल था, पहले से ही वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते थे, तो उन्हें तो खुला रास्ता मिल गया था। लेकिन फ्रांस के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी, फ्रांसीसी लोगों को काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी भारत के अंदर एंटर करने के लिए, जहां पर उन्हें भारत के नवाब, बंगाल के नवाब और कई लोगों को फेस करना पड़ रहा था, फ्रांसीसी लोगों को। वहीं पर उनका सामना जो है वो अंग्रेजों के साथ भी बराबर चल रहा था। तो ब्रिटिश रूल किसी भी उससे नहीं चाहती थी कि भाई जो है फ्रांसीसी लोग जो है वो भारत में आए और भारत के रिसोर्सेज पर अपना कब्जा करे, क्योंकि ब्रिटिश रूल चाहता था कि पूरे इंडिया के ऊपर वो खुद राज करे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध में ही जो फ्रांसीसी लोगों की हार हुई और ब्रिटिश रूल जीत गया। और फिर हमने देखा ही, अपने हिस्ट्री में पढ़ा ही है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें, अपने राज्य का, अपने एम्पायर का, अपने किंगडम का एक्सपेंशन किया पूरे भारत के अंदर। भारत के ही लोग, भारत की ही जनता और उन्हें ही भारत के अंदर गुलाम बना दिया गया था इन ब्रिटिश रूल के द्वारा। तो आइए आगे ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल तो भारत में आना चाहता था, भारत में आ भी चुका था, लेकिन उसे कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ा। जहांगीर ने उसे परमिशन तो दे दी थी कि वो भारत में आके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर कई बंगाल के राजाओं के साथ, अवध के नवाबों के साथ उनका कन्फ्लिक्ट रहा है। तो उनमें से पहला कन्फ्लिक्ट जो था, पहला जो संघर्ष था ब्रिटिश रूल का, वो था उनके साथ जो कि बंगाल के नवाब थे और उसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, सिराजुद्दीन औला वाज द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो जो है अलीवर्दी की जो बंगाल का नवाब था, उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला वाज द नेक्स्ट नवाब। सिराजुद्दौला नेक्स्ट गद्दी पर बैठा एंड ही वाज नॉट ब्रेव लाइक द अदर नवाब। तो वो काफी कमजोर था, काफी दुर्बल था और वो उतना ब्रेव नहीं था सिराजुद्दौला जितना कि अलीवर्दी खान नवाब था या और दूसरे नवाब थे। तो वो उतना जो है पावरफुल नहीं था। So there was a fight between Nawab of Bengal and East India Company, which called the fight of Plassey. तो इसी चीज की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर आक्रमण किया और वहां की उस लड़ाई को, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई, उसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। द कंपनी एक्सटेंडेड देयर ओवन कोस्टल ट्रेड। तो फिर कंपनी ने अपने जो है ट्रेड चलाने शुरू कर दिए थे। वो कई ऐसे काम करते थे जो कि नवाबों को नहीं बताते थे, कई ऐसी एक्टिविटीज उन लोगों ने कर दी थी जिसकी वजह से बंगाल के नवाब जो थे वो खुश नहीं थे। तो यही जो क्योंकि वो अपना एम्पायर को स्थापित करना चाहते थे, अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे, तो वो ऐसे कई तरह की ऐसी चीजें कर रहे थे क्योंकि उनके पास पावर थी, आर्मी थी, टेक्निक्स थी उनके पास। तो उन चीजों का यूज करके वो लोग भारत के अंदर अपने पैर फैला रहे थे, अपने पैर जमा रहे थे। तो वो किसी भी राजा की या किसी भी नवाब की परवाह नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें जहांगीर ने परमिशन दे दी थी भारत के अंदर काम करने के लिए। तो वहां पर फिर उन लोगों ने जो है बंगाल के अंदर अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया था। तो वही चीजें जो है कारण कुछ बने जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को बुरी तरह से हरा दिया और बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। फिर दूसरी लड़ाई हुई तो फाइट ऑफ बक्सर। फिर अंग्रेजों की लड़ाई हुई बक्सर में, अवध के जो बक्सर का युद्ध जिसे कहा जाता है, जो कि अवध के नवाबों के साथ हुई। फॉट इन 1764 इन बिटवीन मीर कासिम एंड इंग्लिश रूलर्स। ये लड़ाई हुई 1764 में, जो कि अंग्रेजी रूलर, अंग्रेजी शासकों के बीच में
और मीर कासिम के बीच में हुई। मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ द मीर जफर। तो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। ही वॉज द पपेट ऑफ द ब्रिटिशर। जो मीर जाफर था वो ब्रिटिशर्स का पपेट था, एक तरह से कठपुतली ब्रिटिशर्स ने उन्हें मीर जाफर को बना रखा था। और मीर जाफर को ऐसे उल्लू बनाकर या पागल बनाकर उन्होंने उसकी जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो उसके खजाने थे वो पूरी तरह से खाली करवा दिए थे। वो उन्हें अपनी बातों में उलझाकर या उसने उनके ऊपर ऑर्डर करके उन्होंने मीर जाफर का सारा खजाना लूट लिया था। और जो की बात मीर कासिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम गद्दी पर बैठा और वो एक एक्सीलेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्रबंधक था या प्रशासनिक नेता था। लेकिन वो एक सोल्जर नहीं था, वो एक सेनापति नहीं था। तो उसे लड़ाई करने की रणनीतियों का नहीं पता था कि किस तरह से ब्रिटिश कंपनी को हराया जा सकता है। तो यही कारण कुछ बने जिसका फायदा उठाया मिलिट्री लीडर्स ने, यानी कि ब्रिटिश रूल की मिलिट्री ने जो फायदा उठाया। उसकी आर्मी जो थी मीर कासिम की वो हार गई और मीर कासिम जो है मीर कासिम और उसकी सेना अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में बुरी तरह से हार गई। और फिर ब्रिटिश रूल ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें फोर्स किया कि वो अवध को छोड़कर चले जाए, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम की बुरी तरह से हार हो गई थी, जो कि नवाब थे अवध के, और उनकी बुरी तरह से हार हो गई और ब्रिटिश रूल जीत गया था। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट जो थे उन दोनों के बीच में हो रहे थे, यानी ब्रिटिश भारत में आकर ब्रिटिशर्स भी उनका जो है संघर्ष खत्म नहीं हो रहा था। बेशक उन्हें परमिशन मिल गई थी लेकिन फिर भी कन्फ्लिक्ट जारी था। पहले उनका जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो जिसे कि एंग्लो फ्रांसीसी स्ट्रगल भी कहा जाता है, तो फ्रेंच लोगों के साथ उनका स्ट्रगल था। उसके बाद उनकी पहली लड़ाई प्लासी की लड़ाई हुई अंग्रेजों की, उसमें भी वो जीत गए। फिर दूसरी लड़ाई जो है बक्सर की लड़ाई हुई, इसमें भी ये लोग जीत गए थे। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं कि द ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की दोहरी शासन प्रणाली क्या थी, जैसे कि लॉर्ड क्लाइव भारत में लेकर आया था। अब हम सब ये तो जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल के रास्ते से ही भारत के अंदर उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। द अर्ली मैकेनिज्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी अंडर मुगल एम्पायर कॉल्ड ड्यूल सिस्टम ऑफ बंगाल, यानी कि जो शुरुआती उनकी टेक्निक्स थी जिससे कि उन्होंने भारत के अंदर पैर रखा या भारत के अंदर अपने साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट किया, वो थी बंगाल की दोहरी शासन प्रणाली। अब इस शासन प्रणाली के तहत क्या था कि मुगल एम्पायर जो था वो बेस्ड था दो पॉलिसीज के ऊपर। एक थी निजामत एंड दीवानी, जो निजामत और दीवानी दो पॉलिसीज थी उनके ऊपर, जैसे कि फौजदारी और दीवानी मामले कहा जाता है। ओके, द प्रोविंशियल सूबेदार वॉज इन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था उसे सूबेदार कहा जाता था। द फर्स्ट ब्रिटिशर बिकम द पार्ट ऑफ दिस एंड सिस्टम कैप्चर्ड इट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे पहले तो इसका एक पार्ट बने और फिर इसको पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। अब बात यह है कि बंगाल का दोहरी शासन प्रणाली थी क्या चीज। जैसे कि कोई भी अगर स्टेट चलता है, कोई भी किंगडम चलता है, तो उसमें दीवानी, फौजदारी और भी न्याय को लेकर कई तरह के मामले होते हैं। उन मामलों में बंगाल के जो नवाब थे वो पूरी तरह से प्रबंधन उनके हाथ में था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ जो है हाथ मिलाया कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे और हमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स आप दे दीजिए, हम आपके डिपार्टमेंट्स को और इंक्रीज करेंगे, डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगे। तो नवाब इस बात के लिए, मुगल एम्पायर के जो नवाब थे वो इस बात के लिए राजी हो गए। अब दोनों में राजीनामा हो गया, दोनों में एक एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट का फायदा जो है अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी इनकम के सोर्स वाले डिपार्टमेंट्स थे, लाइक सेना से जो इनकम होती थी या जैसे युद्ध में जाते थे वहां पर जो लूटपाट करते थे, या फिर कर्मचारियों के थ्रू या फिर इनकम टैक्स के थ्रू जो इनकम होती थी, वो इनकम सारी वो खुद के पास रखते थे, यानी वो सारा प्रबंधन वो खुद देखते थे। और सेना को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कर्मचारियों को लेकर जो प्रबंध करने होते थे वो सारे के सारे इन्होंने नवाबों पे यानी मुगल एम्पायर पर छोड़ दिए। तो यही कहलाई भारत की जो बंगाल की थी दोहरी शासन प्रणाली, यानी कि इसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। आधी आधी सत्ता तो इन दोनों ने बांट ली थी, लेकिन वो सत्ता बांटने का नुकसान जो था वो मुगल एम्पायर और नवाबों को ज्यादा हुआ और अंग्रेज इस चीज के साथ
भारत के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार करने में भी सफल हो गए, क्योंकि उनको इनकी कमजोरियों का पता लग गया था कि नवाबों की क्या कमजोरियां हैं और किस तरह से भारत के अंदर अपने एम्पायर का हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यही थी भारत की जो है ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, जिसमें कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसे हाफ ऑफ कर दिया था। आधा अंग्रेज संभालते थे और आधा नवाब संभालते थे। अंग्रेज फायदे में रहे और नवाब जो है वो नुकसान में रहे। तो वही भारत जो है बंगाल की दोहरी शासन प्रणाली कहलाई। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है आइडियोलॉजी ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि किस तरह से उन्होंने किन तरीकों के साथ भारत के अंदर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्या टूल्स थे, क्या मेथड से क्या अपनाए उन्होंने। शिफ्टिंग इट्स रोल फ्रॉम द ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टू इट बिकम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अंग्रेज भारत में सौदा करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन अपने इन टूल्स और मेथड्स के तरीके से वो भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गए, यानी उन्होंने राजनीतिक तौर पर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जानने वाली ये है कि जैसे ही बंगाल पर उनका कब्जा हो गया, फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट जो था वो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में। हैदर अली जो था वो मैसूर का सेनापति था। अब इन दोनों के साथ जो है अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था हैदर अली ने। हैदर अली बहुत ही जो है ब्रेव सेनापति था। वो किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि अंग्रेजों का मैसूर के ऊपर कोई कब्जा हो या मैसूर के अंदर इनका कोई राज्य चले जाए, इनके साम्राज्य का कोई विस्तार हो मैसूर के अंदर। लेकिन अंग्रेजों को ये बात जो है वो बिल्कुल भी आ रही थी। उनको ऐसे लग रहा था कि नहीं, हमें तो मैसूर भी के ऊपर भी अपना जो है कब्जा करना है। वो इस बात को जो है पूरी तरह से माइंड के अंदर बिठा चुके थे कि हमने जो है वो मैसूर के अंदर भी कब्जा करना है। तो अब क्या किया उन्होंने, उनके जो है लड़ाइयां हुई टीपू सुल्तान के साथ, हैदर अली के साथ। जब तक टीपू सुल्तान थे तो तब तक ये लोग मैसूर पर और उत्तर पूर्व भारत के अंदर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन टीपू सुल्तान जब वीरगति प्राप्त कर गए, यानी कि जब वो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद इनके हैदर अली के साथ काफी कन्फ्लिक्ट हुआ और युद्ध भी हुए। उस युद्ध के बाद जो है हैदर अली जो है वो हार गया था और फिर इनका अंग्रेजों का कब्जा हो गया था पूरी तरह से मैसूर के ऊपर भी। फिर इन लोगों ने एक एग्रीमेंट, जिसे कि सनद नाम से जाना जाता है, वो एग्रीमेंट पास किया, जिसके साथ ये नवाबों के साथ डीलिंग्स करते थे जमीन को लेकर, व्यापार को लेकर। उसके बाद लॉर्ड वेल्सली ने एक इंट्रोड्यूस किया नया सिस्टम, जिसे कि सहायक संधि के नाम से द सब्सिडी अलायंस सिस्टम भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है कि सहायक संधि क्या थी। अब इस संधि के तहत क्या था कि थ्रू दिस एग्रीमेंट द कैप्चर ऑल ओवर द इंडिया। अब इस एग्रीमेंट के साथ उन लोगों ने पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक एग्रीमेंट दिया, एक एग्रीमेंट जो प्रस्ताव रखा भारत के नवाबों के आगे कि आप हमारे साथ जो है ये एग्रीमेंट के ऊपर साइन करो, हम आपकी सेना को और बल देंगे, हम आपके बिजनेस को और बढ़ाएंगे, हम आपकी इनकम के जो है सोर्सेस को बढ़ाएंगे, तो आप इस एग्रीमेंट पे साइन करो, हम आपके लिए काम करेंगे, यानी हम आपके लिए बिजनेस के और रास्ते ढूंढेंगे। तो इस तरह से नवाबों का जो है उन्होंने बताया कि हम किस तरह से आप लोगों को भू रास्ता इकट्ठा करके देंगे। कई टेक्निक्स, कई ऐसी पॉलिसीज उनको बता दी जिससे कि नवाब उनकी बातों में आ गए। तो सबसे पहले हैदराबाद के नवाब ने इस संधि के ऊपर साइन किया, जिसे कि सहायक संधि कहा जाता है, यानी कि ये लोग हेल्प करेंगे नवाबों की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और बेटर चलाने के लिए। लेकिन उस संधि के तहत हुआ क्या, इन लोगों ने नवाबों के आगे शर्तें रख दी। शर्तें ऐसी थी कि तुम लोग जो है बिना हमारी परमिशन के कोई युद्ध नहीं जीत सकते, युद्ध में नहीं जा सकते इवन, और बिना हमारी परमिशन के तुम जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने इनकम का यूज भी नहीं कर सकते। जो भी ये लोग लड़ने जाते थे, लड़ाइयां करते थे, वहां से जो खजाने लूट कर लेके आते थे, उन पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब इस तरह से जो है नवाबों के हाथ से पावर छूटती जा रही थी, जैसे कि बंगाल की ड्यूल सिस्टम में हो गया था, वैसे ही ये लोग पूरी तरह से जो अंग्रेजों का कंट्रोल जो था वो पूरा का पूरा नवाब पर हो गया था। यानी नवाब अगर कोई भी काम करते थे, किसी भी डिपार्टमेंट को लेके, किसी भी तरह के कोई फैसले लेते थे, तो उन्हें अंग्रेजों की मंजूरी जरूर चाहिए होती थी, नहीं तो वो एग्रीमेंट के थ्रू वो उन्हें सत्ता से बाहर कर सकते थे। तो वही सहायक संधि कहलाई और इस संधि के जरिए उन्होंने पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, सिवाय पंजाब के। पंजाब के ऊपर ये कब्जा करने में असमर्थ थे, क्योंकि पंजाब के अंदर जो राज्य था वो राजा महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था, जिसने की काफी सिख मिसलें इकट्ठी कर रखी थी। पंजाब की जो महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना थी वो सेकेंड लार्जेस्ट जो है
सेना कहलाई गई थी भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के टाइम के अंदर, कि अगर ब्रिटिशर्स के पास सेना थी तो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके पास उससे डबल सेना थी। तो अब अंग्रेजों ने देखा कि इस तरह से तो हम पंजाब पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा पार्ट जैसे हिंदुस्तान में है उससे ज्यादा बड़ा पार्ट पाकिस्तान में सिंध में देखने को मिलता है। तो पंजाब का जो एरिया था वो काफी रिच था, पंजाब जो था काफी अमीर था इन चीजों के अंदर। तो उन लोगों का पंजाब के ऊपर कब्जा करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध बनाए, यानी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ बनाए, और फिर उनके जो है लेन देन आना जाना और ये सब महाराजा रणजीत सिंह के साथ चलता था। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो अंग्रेज थे वो पंजाब पर कब्जा करना चाहते थे, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के होते हुए नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। फिर जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, यानी महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर कब्जा करना सोचा, लेकिन फिर उनके साथ जो है सिखों के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ और सिखों के साथ उनकी काफी ज्यादा जंग हुई। तो फिर 2 युद्ध लड़े गए, जिसे एंग्लो सिख वॉर भी कहा जाता है। सिखों के साथ अंग्रेजों के 2 युद्ध हुए और लास्ट में 1849 में वो पंजाब पर भी कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, और सिख मिसल्स जो थी इस युद्ध में हार गई थी। और इस तरह से उन्होंने पूरे भारत के अंदर कहीं सहायक संधि के थ्रू, कहीं टैक्स के थ्रू, कहीं बिजनेस के थ्रू, कहीं रिलेशनशिप के थ्रू, कहीं फ्रेंडशिप के थ्रू इन लोगों ने पूरे भारत पर अलग अलग टूल्स और आइडियोलॉजीज के साथ जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आइए अब देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 क्या था। तो चार्टर एक्ट क्या था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था। पास बाय द ब्रिटिशर्स टू द गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने के लिए, उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं भारत के अंदर, किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग अपने डेवलपमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं अपने एम्पायर को। वो जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा वो सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इनकी सारी एक्टिविटीज को देखने के लिए चार्टर एक्ट तैयार किया गया। इस चार्टर एक्ट के इशू लेबल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल प्रिविलेजेस सेवरल द सीरीज फॉर द 20 years ईच। अब इसे जो एक्ट के तहत क्या था कि उन्होंने एक चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया कि एक 20 साल तक के लिए उन्होंने परमिशन ग्रांटेड कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सन जो है भारत के अंदर कम से कम 20 साल तक अपने काम कर सकता है, अपने बिजनेस को चला सकता है, अपनी एक्टिविटीज को वो कर सकता है। फिर क्या किया गया, सिर्फ 20 साल तक के लिए इसको रखा गया था कि हाँ 20 साल तक हम लोग जो है भारत के अंदर व्यापार करेंगे और भारत के अंदर काम करेंगे, अपनी कंपनी अपनी ट्रेड्स को चलाएंगे। लेकिन फिर इसके अंदर संशोधन कर दिया गया। संशोधन फिर इन्होंने क्या किया, 1753 के बाद 1793 में ये पहला इन्होंने चार्टर एक्ट तैयार किया गया था, जिसमें ये 20 साल की शर्त रखते थे कि 20 साल तक हम भारत में काम करेंगे। लेकिन फिर इसके अंदर रिन्यूड कर दिया गया, इसके अंदर संशोधन कर दिया गया। वो संशोधन के 1813 तक बढ़ा दिया इन्होंने फिर से कि हम 1813 तक वर्क करेंगे। फिर 20 साल के लिए और इसको एक्सटेंड कर दिया, 1833 तक एक्सटेंड कर दिया गया एंड लास्ट में 1853 तक इसको एक्सटेंड करके इन लोगों ने जो है चार्टर एक्ट को जो है बढ़ाते चले गए और इस तरह से भारत के अंदर अपनी जड़ें इन्होंने चार्टर एक्ट के थ्रू पूरी तरह से मजबूत कर ली थी। अब नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी न्यायिक प्रबंधन कैसा था। तो इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी दे हैड द पॉलिटिकल प्रेजेंस इन द मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया था, जहाँ पे 3 स्टेट्स के शहरों के अंदर जिसमें से मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता आ जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेजों का राज था, कोई नवाब, कोई मुगल एम्पायर का या कोई और भी राजपूत या कोई भी राजा यहाँ पर नहीं था। एंड ऑल्सो सॉ द इमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल। तो मध्य जो 18वीं शताब्दी का सेंचुरी का जो हम लोग मिडिल देखते हैं टाइम पीरियड, उसी में ही इन लोगों ने एक नया इमरजेंस किया, नई चीज को लेकर आए जो था ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। अब इस जुडिशियल सिस्टम के तहत एन एलैबोरेट जुडिशियल सिस्टम नॉन एज अदालत, सबसे पहले तो नाम रखा गया अदालत। उसके बाद बोथ हिंदू पंडित एंड मुस्लिम काजी वर्ता जजेस। अब यहाँ पर इन लोगों ने जो अदालतें बनाई मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर, वहां पर सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया
कि हिंदुओं के लिए पंडित जजेस को अपॉइंट किया और मुसलमानों के लिए काजी जजों को अपॉइंट किया। अब इनको अपॉइंट करने के बाद इन लोगों ने इनके मामले जो है अलग अलग कर दिए कि हिंदुओं के जितने भी मामले हैं वो अलग हिंदू पंडितों से जज करेंगे और मुसलमानों के जितने भी मामले हैं उन्हें मुस्लिम जो है काजी हैं वो अटेंड करेंगे। लेकिन पंडित को और काजियों को जजेस बनाने के बाद भी ब्रिटिशर का पूरा कंट्रोल था इनके ऊपर। ब्रिटिश जो सरकार थी इनके ऊपर पूरा कंट्रोल करती थी। कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे वो मुगलों का है या कोई भी गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, कानूनों को तोड़ता हुआ पकड़ा गया, तो उसे फौरन जो है सजा जरूर होगी और उसे जेल ले जाया जा सकता है और बिना कसूर के, बिना किसी रीजन के किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। तो लॉ बनाए गए वो सबके लिए सेम बनाए गए, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे खुद भी, चाहे वो थे नवाब थे, मुगल नवाब थे। अलग अलग जो है मामले जो है हिंदुओं के मामले अलग और मुसलमानों के मामलों के लिए अलग अलग इन लोगों ने जजेस अपॉइंट किए। अब अपॉइंटमेंट के बाद भी जो पूरा कंट्रोल था वो सरकार का था ही, अंग्रेजों का ही था। यहाँ पर अंग्रेजों की एक चीज अच्छी देखने को मिलती है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। लॉ सबके लिए उन्होंने इक्वल बनाया, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी जात से रिलेटेड हो, आप अपनी याचिका दर्ज कर सकते हो, आप अपनी रिक्वेस्ट, अपनी FIR वगैरह या कुछ भी आप कंप्लेंट जो है वो करवा सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी उन लोगों ने जात पात को या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया। अदालत सबके लिए सेम बनाएगी। न्याय जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन था वो सबके लिए इक्वल बनाया गया। बट ब्रिटिशर्स हैड द फुल कंट्रोल ऑन द कोर्ट, उनका पूरा कंट्रोल होता था। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 दे एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन द कैलकाटा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दी जो कि इन सारी छोटी कोर्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता था। तो पूरे भारत के अंदर जितने भी छोटे छोटे, जैसे कि आज के सिस्टम में ही है सेम वैसा ही था कि जितने भी छोटे छोटे न्यायालय होते थे उन न्यायालयों के ऊपर पूरा कंट्रोल था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि कैलकाटा में थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इन्होंने ये जो है आप कह सकते हैं कि एक नई तरह की पॉलिसी, नई तरह का सिस्टम भारत के अंदर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लेकर आए थे कि जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और कदम उठाया, उसने दीवानी मामलों को अलग करने के लिए अलग कोर्ट बना दी। अब उस कोर्ट के तहत जितने भी वो छोटे छोटे जिला स्तरों पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर वो कोर्ट्स बनाई गई। कोर्ट्स के अंदर क्या होता था कि जितने भी जो ये दीवानी मामले होते थे उनको लेकर जितने भी केस लड़े जाते थे वो उन डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स के अंदर लड़े जाते थे। तो सेम जैसे आज हमारी न्यायिक प्रणाली चल रही है तो उसी तरह की न्यायिक प्रणाली जो है वो अंग्रेजों के समय में भी थी। तो ये जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन था ब्रिटिशर्स का। अब है लास्ट में है कॉजेज ऑफ द सक्सेसफुल एंड एक्सपेंशन इन इंडिया, कि अंग्रेज भारत के अंदर इतने सफल कैसे हो गए। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है कि किस तरह से उन्होंने सहायक संधि के थ्रू जो है भारत के अंदर धीरे धीरे जो है नवाबों के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। पहले तो उन्होंने नवाबों को ये बोल दिया कि हम जो तुम्हारे विदेशी हमलों से या तुम्हारे जो दूसरे राज्य के जो लोग हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पर हमला करते हैं, युद्ध करते हैं, हम तुम्हारा उनमें साथ देंगे। और साथ देने के बाद धीरे धीरे उन्होंने फुल कंट्रोल जो है नवाबों पर कर लिया था। यानी विदेशी हमलों से बचाने के चक्कर में नवाबों ने और उनको सेना का बल देंगे, वो तुम्हें पॉलिसीज देंगे, तुम्हें टेक्निक्स देंगे लड़ने की। तो इन सब बातों में नवाब जो है पूरी तरह से आ गए थे और उन्होंने हर जो है सहायक संधि के ऊपर साइन कर दिया था। और साइन करने के बाद जो है ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल है नवाबों पर हो गया था और धीरे धीरे उन्होंने पूरा का पूरा जो है भारत के अंदर विस्तार कर लिया था अपनी एम्पायर का। लेकिन फिर भी उनके जो विस्तार के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेसफुल होने के 3-4 कारण और बनते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आ जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का धीरे धीरे पतन हो रहा था। मुगल एम्पायर के पतन की वजह से नवाबों की पकड़ बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। हमने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने काबिल या उतने बहादुर नहीं थे कि वो किसी के साथ भी फाइट कर सकते या युद्ध जीत सकते। तो जो है जितने भी आसपास के राजा थे, आसपास के शासक थे, उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट जो है राज्य घोषित कर दिया था। और इस तरह से मुगल एम्पायर की जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। रूट्स बिल्कुल ही उनकी जो है लूज हो गई थी। दूसरे क्षेत्रों के ऊपर वो पूरी तरह से पकड़ नहीं बना पा रहे थे। इस तरह से करते करते अंग्रेजों के जो मतभेद हमने देखे सिखों के साथ, मराठाओं के साथ भी थे। तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। मुगल एम्पायर जिसे कि पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था, जब उसका एम्पायर हो गया, उस एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, तो अंग्रेजों को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल गया
भारत के अंदर अपने कदम जमाने के लिए, अपने जो है रूट्स को फैलाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द मोर पावरफुल आर्मी एंड द वेपन। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुगलों से ज्यादा अच्छी सेना थी, अच्छे टेक्निक्स वाले पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे हथियार थे, जिस वजह से भी वो हर युद्ध को जीतते जा रहे थे। चाहे वो एंग्लो फ्रेंची युद्ध था, फ्रेंचों को भी, फ्रांसीसी लोगों को भी उन्होंने अंग्रेजों ने उनको हरा दिया था, बंगाल के नवाबों को भी हरा दिया था। तो इस तरह से उनके पास एक बहुत ही अच्छी व्यवस्थित सेना और हथियार थे। इंडिया नवाब एंड द किंग्स वर ऑल्सो ब्रेव एंड द पावरफुल। भारत के नवाब भी ब्रेव थे, पावरफुल थे, बट हैदर अली जैसे, महाराजा रंजीत सिंह जैसे, टीपू सुल्तान जैसे बहुत बड़े बड़े नायक, भारत के अंदर भी बहुत बड़े बड़े योद्धा राजपूत थे या किंग थे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों के सामने हार मान गए या अंग्रेजों से हार गए, क्योंकि भारत के अंदर इंटरनल वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। भारत के पास उतनी आर्मी या उस हिसाब से टेक्निक्स या उस हिसाब से वेपन्स, हथियार नहीं थे कि वो अंग्रेजों के साथ लड़ सकते थे। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के अंदर पूरी तरह से अपना जो है कब्जा कर लिया था। वो धीरे धीरे सारे ही शासकों को हराते जा रहे थे। कई जगह पे उन्होंने जो है रिलेशनशिप बनाए और कई जगह पर उन्होंने डायरेक्ट युद्ध करके उस एरिया को जीत लिया था, और कहीं उन्होंने नवाबों के साथ सहायक संधि के थ्रू उनके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ऐसे धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ, इस तरह से एक्सपेंशन हो गया भारत के अंदर पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर हमने देखा कि कितने 100 सालों के बाद हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, जो कि 1947 15 अगस्त को मिली थी। और वो आजादी को ऐसे ही नहीं मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत से लोगों ने शहीदियां दी हैं, तब जाकर हम आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर जी रहे हैं। तो यही था ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट की, किस तरह से उन्होंने भारत के अंदर अपने जो ब्रिटिश रूल ने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया, और किस तरह से नई नई टेक्निक्स और नई नई पॉलिसीज को अडॉप्ट करते करते वो लोग भारत के पूरी तरह से किंग बन गए थे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।